So today we are going to study chapter number 36 to 40. Domains name. Class, let me show you the screen. Yes, but I am sharing the screen. Wait. I think you are able to see the screen. Okay. Domains name are used to identify one or more IP addresses. IP मतलब क्या होता है बच्चों? IP address क्या होता है? किसी भी लैपटॉप या कोई भी ऐसा जो वर्क होता है जो इस तरीके के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क वाला काम जिन भी डिवाइसेस से होता है उनका अपना एक IP एड्रेस होता है, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं शायद आई थिंक. तो मोर IP एड्रेसेस ऑन द नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट. So these domains name are used in the URLs to identify certain websites. Every domain name has a suffix that indicates which domain it belongs to. First one like is given commercial. जैसे कोई वेबसाइट अगर कॉमर्शियल है, जैसे कि आपका google.com लिखा रहता है ना, तो ये क्या है, एक कॉमर्शियल वेबसाइट है. इस तरीके की जो भी कॉमर्शियल वेबसाइट्स होंगी जिसमें उसका जो ओनर होगा वो प्राइवेट होगा, कोई आदमी होगा, तो ऐसी वेबसाइट्स के लिए हमेशा लास्ट में उनमें क्या लगा रहेगा, उनका url.com से खत्म होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसमें .edu लिखा रहेगा. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है तो उसमें .info. जैसे आपकी पिंटरेस्ट जो है एक वेबसाइट है उसमें info लिखा रहता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, जैसे कि आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इग्नू एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो होगी उसमें .org लिखा होगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर कोई स्टाइल होगी तो उसमें क्या लिखा होगा, US B लिखा है कि US लिखा है, केवल US. और नेक्स्ट है आपका इंडिया की, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट होगी तो IN लिखा होगा. कोई कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर वेबसाइट होगी तो उसमें COOP लिखा होगा. एशिया पैसिफिक रीजन. एशिया पैसिफिक रीजन मतलब कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो एशिया और पैसिफिक रीजन मतलब जिसमें आपका यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, उन लोगों का मिलाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो ये सभी शेयर करते होंगे, मतलब उनकी जो शेयर्स होंगे वो अलग अलग कंट्री के लोगों के पास होंगे. तो ऐसे रीजनल की वेबसाइट जो होगी उसमें ASSA लिखा होगा. क्या लिखा है, ये ASSA लिखा हुआ है क्या? हाँ. नेक्स्ट एशिया लिखा है क्या? एक सेकेंड, लेट मी सी व्हाट इज द आंसर. एशिया लिखा होगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा जो पूरी दुनिया में काम करता होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स में INT लिखा होता है. नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विसेज. मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब जितने भी आपके इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, लाइक आपकी जो भी अलग अलग कंपनियां जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन सब की वेबसाइट्स में क्या लिखा होगा आपका, TEL लिखा होगा, टेल. ओके. देन बिजनेस वेबसाइट्स में क्या लिखा होता है, BIZ. जैसे कि कौन कौन सी होगी, कोई एक बिजनेस वेबसाइट के बारे में आप लोग बता सकते हो क्या? जो बिजनेस वेबसाइट जैसे आप लोगों की टाइम्स मैगजीन है ना, ये भी इसकी जो वेबसाइट है इसमें आप लोग अलग अलग तरीके के वो पाओगे. जैसे कि आप कोई बड़ी वेबसाइट खोलते हो तो उसमें छोटे डोमेन्स अलग से दिए होते हैं. जैसे उसका होम अलग लिखा होता है, अबाउट अलग लिखा होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अलग लिखा होता है, एकेडमिक्स लिखा होता है, रिक्रूटमेंट्स लिखा होता है. तो उन सब की उन सब के अपने अपने URL होते हैं, ठीक है? मतलब एक बड़ी वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के अंदर भी जो उसके छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं उनके भी अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग URL होते हैं, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं. जैसे सरकारी रिजल्ट.com के बारे में आपके बारे में बता दूं. जैसे सरकारी रिजल्ट.com जो है ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है? लेकिन सरकारी रिजल्ट को जब भी आप खोलेंगे, जब आप उसके रिजल्ट वाले पोर्शन को खोलेंगे तो एक अलग खुल के आएगा. फिर उसके अंदर आप किसी एक
किसी एक रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया वेब पेज खुल के आएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन या फिर जो अदर डिटेल्स होती है उन पर क्लिक करेंगे तो एक अलग ही ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगी। तो क्या होता है, 4 अलग अलग वेबसाइट्स खुलती हैं, तो चारों के URL क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और सब में अलग अलग चीज़ लिखी होती है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होती है तो उसमें .org लिखा रहता है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं संबंधित होती है, किसी कॉमर्शियल वेबसाइट संबंधित होती है तो उसमें .com लगा होता है। ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट वाले में .gov लिखा होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क के लिए .net लिखा रहता है और मिलिट्री के लिए MIL लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए UK लिखा होता है। थाईलैंड की वेबसाइट होगी तो TH लिखा होगा। एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का होगा तो AERO लिखा होगा। फिर प्रोफेशंस के लिए PRO लिखा होगा। मोबाइल डिवाइसेस के लिए MOBI लिखा होगा। mobi.wiki लिखा रहता है ना, जो अब आप किसी वीवो या किसी ऐसी वेबसाइट्स की ओर जाते हो। नेक्स्ट है आपका कंपनीज में तो लिखा रहता है जॉब्स। ओके, सो इस तरीके से आप अगर आपको ये पहचानना हो कि मैं जिस वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ वो किस टाइप की वेबसाइट है, उसका इन्फो जानने के लिए आप उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले एड्रेस में, उसके URL में जो भी लास्ट में सफिक्स लगा होगा उससे ही आप पता कर लेंगे कि ये किस तरीके की वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 27, पायनियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। पायनियर का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज़ का शुरुआत करता है, मतलब फाउंडर। पायनियर का क्या मतलब होता है, फाउंडर। जो किसी चीज़ की शुरुआत करता है या महान होता है उसको हम लोग पायनियर बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, द हिंदू आप लोग जानते होंगे न्यूज़पेपर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पायनियर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था। उसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि द हिंदू ही एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो सबसे पहले चालू हुआ था और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सबसे पहले तो चालू हुआ ही था, लेकिन वो सबसे पॉपुलर पेपर भी था इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए द हिंदू को पायनियर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसी तरह पायनियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, ही इज कॉल्ड India's chemical industry, father of India's chemical industry. He was a great chemist of India. He was also the author of the history of Hindu chemistry, which has been recognized worldwide. He also actively participated in politics along with Gandhi ji and G.K. Gokhale. His name is P.C. Ray. P.C. Ray. Next, he is the man behind the green revolution. हरित क्रांति के जनक जो है मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। He invented techniques to raise agricultural production. He developed high yielding and varieties of wheat and rice. बच्चों, MS स्वामीनाथन को भारत के लिए, मतलब भारत का हरित क्रांति का जनक मानते हैं। ऐसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे वो कोई और माने जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, लेकिन हमारी कंट्री के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिस्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। He was a great mathematician and a physicist. He introduced statistics which explain the behavior of radiation. The elementary particles like photons and alpha particles which obey Bohr's statistics have been named boson. ये जो बच्चों SN बोस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग शायद नहीं पता होगा, 2017 में बोसॉन नाम के छोटे पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बोसॉन नाम के पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके आधार पर, SN बोस की थ्योरी के आधार पर। SN बोस ने एक थ्योरी प्रतिपादित करी थी, जिस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो रेडिएशन के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उन्होंने जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जानते हो ना माइक्रो पार्टिकल्स, जैसे कि आप लोग माइक्रो पार्टिकल्स में किसको बोलते हो, जैसे एटम्स होते हैं, न्यूक्लियर होता है, ये क्या होता है, ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इससे भी छोटे पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और उससे भी छोटे पार्टिकल्स कौन से होते हैं, बोसॉन। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स की जो स्टडी करी थी इन्होंने, माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी करी थी, तो ये फिजिक्स में ही आता है बच्चों। तो माइक्रो पार्टिकल्स की स्टडी में इन्होंने एक नए पार्टिकल के बारे में बताया था कि जो उससे भी छोटा है, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया, इसीलिए इनके नाम पर इस पार्टिकल का नाम ही क्या रख दिया गया, बोसॉन पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, he was India's top most ornithologist। ornithologist कौन होते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, मतलब they study about the behavior, lifestyle of birds, okay, species of the birds। Though he did not have any degree or formal education of the subject, but with his hard work or zest, he gained fame in his field। He wrote many books on birds and animals। अब देखो, अब कितनी अजीब बात है ना कि सलीम अली जो कि एक साइंटिस्ट नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्हें साइंटिस्ट का दर्जा दिया गया है। उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी थी वैसी, बस उन्होंने जो अलग अलग चिड़ियाएँ थी, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत फिजिक्स पढ़ी हो या बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो या बहुत सारे ज्ञान लिया हो, ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटी सी डिग्री के साथ भी बहुत सारी खोजें कर सकते हो अगर आपके अंदर लगन है तो। वही सलीम अली ने भी साबित किया है। सलीम अली ने बहुत एजुकेशन नहीं प्राप्त करी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के जितनी पक्षी थे उनमें से कम 80% पक्षियों के बारे में अपनी किताबों में वर्णन किया है, जिसका बहुत सारा लाभ हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को मिला, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन बायोलॉजिस्ट थे उनको चिड़ियाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई इनकी लिखी गई किताबों से, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, भारत का पक्षी भी बोला जाता है, नेशनल्स बर्ड। इन्हें क्या बोलते हैं, इंडियंस नेशनल्स बर्ड। तो भारतीय पक्षी, इन्हें भारत का पक्षी भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक और आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी औरत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शकुंतला देवी was given the title the human calculator after she demonstrated the calculation of 2 13-digit number 76, 86, 36, 97, 74, 870 multiply 24, 50, 65, 09, 97, 47, 779 which were picked at random. She answered correctly within 28 seconds। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था बच्चों, अभी तक उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। और अभी उन पर एक मूवी भी बनी थी बच्चों कुछ दिन पहले, मैंने तो नहीं देखी है, शायद आप लोगों ने देखी हो। So by this way we came to know about some great pioneer scientists of India। Okay, next we are going to talk about some other scientists, like he is a science fiction writer and great astrophysics। He did his research work in the astronomy at Cambridge University under Fred Hoyle, who was one of the best astrophysicists in the world। His name was J.V. Narlikar। Next, he is the first director of National Physical Laboratory of India। He was a great physicist who worked under Sir C.V. Raman in the field of optics। Optics, you know, प्रकाशमिति। प्रकाशमिति मतलब जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। लाइक आप ये जितने भी आपके ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं और क्या कहते हैं, जो लाइट का अध्ययन करते हैं, मतलब लाइट कैसे होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन पर जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल साइंटिस्ट। मतलब वो ऑप्टिक्स में ही अपना पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ही वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1940। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, के.एस. कृष्णन नाम था। भले ही ये इंडिया में नहीं रहे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ आउटसाइड ही बिताई, इंडिया में नहीं बिताई, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी वर्क किया वो सब इंडिया के नाम पर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा वर्क किया था C.V. रमन के साथ मिल करके, और इन्होंने इन्हें भारत में फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया कहा जाता है।
Okay, next, he established the Institute of Paleobotany at Lucknow. He was the great paleobotanist. The institute which he established is named after him, बीरबल सानी. हाँ, तो पैलियोबॉटनी क्या चीज होती है? कोई मुझे बता सकता है पैलियोबॉटनी क्या होती है? बॉटनी मतलब तो पता है सभी को, वनस्पति विज्ञान होता है, लेकिन पैलियोबॉटनी क्या होती है? नहीं पता. उन्होंने वनस्पतियों के उगाने के बारे में अध्ययन किया था, मतलब वनस्पतियों को कैसे उगाया जाता है और किस किस जगह उगाया जा सकता है, इस बात पर उन्होंने अध्ययन करा था. और हर पेड़ की क्या अडेप्टेशन पावर होती है, इस पर बेस्ड इन्होंने पूरी स्टडी करी थी, बहुत ही बड़ी थ्योरी लिखी थी. उस थ्योरी के बाद काफ़ी लोगों ने इंडिया की ओर रुख करा और उनकी थ्योरी से कई अलग अलग थ्योरीज भी निकली. तो बीरबल साहनी ने पैलियोबॉटनी का इंस्टीट्यूट भी खोला और उनके नाम पर लखनऊ में एक पैलियोबॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का इंस्टीट्यूट भी खोला गया उनके नाम पर, है ना बच्चों. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ मैगजीन कॉल्ड साइंस एंड कल्चर. ये आता है ना, साइंस एंड कल्चर नाम की एक मैगजीन आती है बच्चों. वो उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? मेघनाथ साहा. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोफिजिस्ट ऑफ इंडिया. His discovery helps the astronomers to know the temperature, pressure and many other facts about the interior of any star and including the sun. उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी बच्चों, वो सन पर दी थी, मतलब सन में जो न्यूक्लियर पावर होती है उस पर इन्होंने बहुत बड़ी थ्योरी लिखी थी. उस थ्योरी को लिखने के बाद इन्होंने एक मैगजीन प्रोड्यूस करी जिसका नाम था उन्होंने साइंस एंड कल्चर. आज भी विज्ञान प्रगति नाम की एक जो मैगजीन आती है, हर हफ्ते आती है, वो इसी से इंस्पायर्ड थी बच्चों. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, ही मेड सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसाइल प्रोग्राम ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. ही इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये तो जानते ही होंगे APJ अब्दुल कलाम. इन्होंने मिसाइल्स को जो हम लोग सेंड करते हैं, मतलब ये सैटेलाइट को सेंड करने के लिए जो मिसाइल बनाई जाती है उस पर इन्होंने रिसर्च करी थी, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन के बारे में दिया हुआ है. चार्ल्स डार्विन न्यू that his book would create controversy. Many scientists accepted his theory, but a large section of scientists remained critical to this theory as it challenged the previously well accepted theories of evolution. This is why he waited for a long time before making his findings public. So Charles Darwin waited for publishing the origin of species. तो चार्ल्स डार्विन ने बच्चों ये जो बुक निकाली थी ना, उससे पहले लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने इंसानी जीवन कैसे बना इस पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी. उनका ये मानना था, लेमार्क का ये मानना था कि जो लोग थे, इंसान थे, वो कुछ इस तरीके से बने कि पहले सरीसृप आए, उसके बाद दूसरे टाइप की स्पीसीज आई, उन्होंने छोटी स्पीसीज को खा लिया, फिर उसके बाद नई स्पीसीज पैदा हुई, उसने छोटी स्पीसीज को खा लिया. इस तरह करते करते बड़ी स्पीसीज बच गई और छोटी स्पीसीज खत्म होती गई. लेकिन उनकी इस थ्योरी को काटते हुए चार्ल्स डार्विन ने एक दूसरी थ्योरी सबके सामने लाई. चार्ल्स डार्विन का ये मानना था कि जब दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन होता है तो व्यक्ति उन चीज़ों, जिन चीज़ों, मतलब जो भी जानवर होता है जो जिस अंग का इस्तेमाल करना ज़्यादा करता है उसी अंग का ग्रोथ ज़्यादा होती है. जैसे उनका ये मानना था कि पहले ज़माने में जो जिराफ होते थे उनकी गर्दनें छोटी हुआ करती थी और बाद में उनकी गर्दनें कैसी होती गई? लंबी होती गई, क्योंकि वो जिन जगहों पर पैदा हुए वहाँ पर पेड़ क्या थे? ऊंचे थे, लंबे थे. तो उसे खाने के कारण उनकी आने वाली जो प्रजातियां थी उन्होंने भी क्या किया, वो भी गर्दन को ऊंची करके खाते थे, जिससे उनकी गर्दन क्या होती गई? वो होती गई. उसका उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण हमारी बॉडी में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ है जिनका हम कभी यूज़ नहीं करते,
जैसे कि नाखून है, ये भी हमारे बॉडी में एक ऐसा है अनयूज्ड पार्ट है। बाल हमारी बॉडी के लिए एक अनयूज्ड पार्ट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि अनयूज होते हैं, जैसे कि मनुष्य की पूंछ, ये भी हमारे बॉडी के अंदर होती है लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देती। तो ऐसा ये माना जाता है कि मनुष्य के पास पहले पूंछ थी, लेकिन धीमे धीमे चूंकि उसका कोई यूज नहीं था इसलिए वो खत्म होती गई। तो इन्होंने, डार्विन ने इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी शो करा था और फिर इसके बाद कई सालों के बाद इनकी इस किताब को करेक्ट कंसिडर किया गया और उस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई और ये माना गया कि डार्विन ने जो बात बताई थी वो 80% तक सच थी। ठीक है, तो ये जिससे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आदमी में जो पूंछ पहले होती थी, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि हम सभी किसके वंशज हैं, मंकीज के वंशज है ना, तो क्योंकि उनके पास पूंछें हुआ करती तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमने उनका यूज नहीं करा इसलिए वो पूंछ हमारे दिन पर दिन समाप्त हो दी गई। तो यही कारण है कि उनकी जो थ्योरी थी उसको क्या किया गया, बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी technology that transformed society. It is very big chapter. So in the next session we will complete these chapters. For today this much only.